ओके, ये देखिए लास्ट क्लास हम लोग यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्टार्ट किए थे, है ना। अच्छा, मतलब यूसीएम अभी स्टार्ट नहीं किए, पर हम लोग फॉर्मूला सीख गए थे कब कैसे फॉर्मूले को यूज करना है। अगर अल्फा कॉन्स जीरो रहा, अल्फा जीरो मतलब एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। एंगुलर वेलोसिटी अगर चेंज नहीं होगा तब हम लोग क्या करेंगे, मात्र एक फॉर्मूला रहेगा, ओमेगा इक्वल टू थीटा बाय टी, है ना। और अगर बातें नहीं करें, और अगर आपका ओमेगा वेरिएबल है तो तीन केस बनेगा, ओमेगा जीरो, ओमेगा कांस्टेंट, ओमेगा वेरिएबल। ओमेगा वेरिएबल कभी अपनी सिलेबस में नहीं आएगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन अपनी सिलेबस में नहीं है। क्लियर है मेरी बातें। सबसे ज्यादा जरूरी जो था, सबसे ज्यादा जरूरी वो है आपका एक्सेलरेशन, मतलब रिलेशन जो है आपका वेलोसिटी और दोनों वेलोसिटी के बीच या आपका डिस्प्लेसमेंट के बीच, है ना। दोनों तरीके से आपको याद रखना है। दोनों तरीके का मतलब क्या हो गया कि वेक्टर फॉर्म में भी, जब ऑप्शन में अगर डायरेक्ट फॉर्मूला देखिए, हम लोग नीट में क्या देखे हैं, एक या दो क्वेश्चन हर साल आप देखेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है। तो अगर डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाएगा तो वहां वेक्टर फॉर्म में रहेगा, और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप किसी भी तरीके से करें, कोई बात नहीं। तो मुझे बताओ, अगर वेक्टर फॉर्म में बताना है v वेक्टर इक्वल टू, तो क्या बताओगे, v वेक्टर इक्वल टू, हेलो, v वेक्टर इक्वल टू क्या था भाई, v वेक्टर इक्वल टू r क्रॉस या ओमेगा क्रॉस r, यही मैं पूछ रहा हूं। ओमेगा क्रॉस r या r क्रॉस ओमेगा, यही तो मैं पूछ रहा हूं। वेक्टर फॉर्म में उल्टा करोगे तो डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा ना। क्या होगा जी, ओमेगा क्रॉस r, ओमेगा क्रॉस r, ठीक है। r हमेशा बाद में आएगा। हाँ, अगर मैग्नीट्यूड देखना है तो v इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा आर, जो याद रखना रखिए, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मुझे अगर वैल्यू देखना है तो कैसे भी रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एस और थीटा का भी रिलेशन, एस और थीटा का भी रिलेशन, तो हम लोग क्या देखे थे, एस इक्वल टू आर थीटा, है ना। लेकिन अगर एस वेक्टर की बात किया जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, डी थीटा वेक्टर क्रॉस आर। थीटा अकेले नहीं लेंगे क्योंकि अकेले थीटा वेक्टर नहीं है। क्या इतनी बातें याद आया, इतनी बातें याद आया ना। ओके, इस पे कई क्वेश्चन लास्ट क्लास हम लोग किए, एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। आइए, तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसे आपको बनाना है। लास्ट क्लास बिल्कुल बेसिक कर चुके हैं। चलिए, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, या मैं डायग्राम में ही क्वेश्चन समझा दे रहा हूं, बाकी बाद में भी मुझे डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। देखो, दो बॉडी है, दो सर्कल में चल रहा है, दोनों सर्कल का अपना रेडियस दिया हुआ है। यह है 2 मीटर का रेडियस और एक है 4 मीटर का रेडियस। दो पार्टिकल, पार्टिकल ए एंड बी, पार्टिकल ए एंड बी, दोनों की अपनी वेलोसिटी है कुछ, दोनों की एंगुलर वेलोसिटी मालूम है, ओमेगा ए और ओमेगा बी। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए इज 10 मीटर, सॉरी मीटर नहीं, रेडियन में रहेगा, 10 रेडियन पर सेकेंड, एंड दिस इज 5 रेडियन पर सेकेंड। ओके, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्या फाइंड करने बोला गया है। क्वेश्चन लिखिए, लिखिए
find velocity of A, find velocity of A with respect to B, find velocity of A with respect to B at दो बार पूछा है, at t इक्वल टू 0, दूसरा t इक्वल टू पाई बाय 5 सेकेंड, पाई बाय 5 सेकेंड। ठीक है, ये दो टाइम पीरियड पे आपको ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में पूछा है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि कोई रिलेटिव वेलोसिटी का अलग से इसमें कोई कंसेप्ट है, दोनों की वेलोसिटी आप अगर निकाल लोगे तो किसी का भी किसी के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। मान लो अगर आपको पता हो वेलोसिटी ऑफ ए है 10, वेलोसिटी ऑफ बी है 20 मीटर पर सेकेंड, दोनों की डायरेक्शन मान लो अगर ये भी आई में ये भी आई में, अब कोई किसी के रिस्पेक्ट में पूछे नहीं बता सकते हैं। अगर कोई पूछे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी तो क्या करोगे, ए माइनस बी, यही करते हैं ना जी। ऑब्जर्वर जो होता है उसका उल्टा करके जोड़ देते हैं, उल्टा करके जोड़ने का मतलब माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 10 माइनस 20। अगर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए पूछता है तो 20 माइनस 10। यानी कि ये तो बेसिक बातें हैं, मेनली आपको दोनों का वेलोसिटी निकालना है दो टाइम पीरियड पे, है ना। चलिए जल्दी करें, सभी क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड ही रहता है। अब देखें, बस सिर्फ कैलकुलेशन में जो समय लग जाए, सिर्फ कैलकुलेशन में जो समय लग जाए उतना ही समय होगा, समझ पा रहे हैं। लाइए, है ना, क्या करेंगे, आपका एक ही काम है, अभी मैंने समझाया, आपको क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ ए और बी निकालना है इस टाइम पे, इस टाइम पे, है ना। एक बात बताओ, ओमेगा से वेलोसिटी निकालना जानते हैं, ओमेगा से वेलोसिटी निकालना जानते हैं ना जी। v इक्वल टू, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है तो आर ओमेगा या ओमेगा आर, कुछ भी कीजिए, दोनों का आर भी पता है, दोनों का ओमेगा भी पता है। अच्छा एक बार देखो, क्या ओमेगा चेंज हो रहा है, नहीं, कुछ तो नहीं दिया, डायरेक्ट एक वैल्यू दे दिया, और आर भी चेंज नहीं होगा, यानी v भी चेंज नहीं होगा। पर v का क्या चेंज नहीं होगा, वैल्यू, डायरेक्शन तो चेंज होगा, है ना, डायरेक्शन तो चेंज होगा, इनिशियल डायरेक्शन दे रखा है ऐसा। कर पा रहे हैं ना, कर पा रहे हैं ना। चलिए आ जाइए, तो अगर हम लोग बात करें भी ए, तो आर ओमेगा ए अगर निकालो, मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो 2 इंटू 10 20 मीटर पर सेकेंड। अगर वी निकालो वेलोसिटी ऑफ बी, तो 4 इंटू 5 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। पर अभी क्या सीधा ए में बी को माइनस कर दे, कौन किसके रिस्पेक्ट में, ए बी के रिस्पेक्ट में, है ना। तो हमसे जो निकालने पूछा है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, बेसिक तो मुझे समझ में आता है बी ए माइनस बी बी, पर क्या सीधा माइनस कर देंगे, डायरेक्शन देखकर माइनस करते हैं। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है ना। अब मान लो ए का वेलोसिटी आई के डायरेक्शन में होता, बी का वेलोसिटी जे के डायरेक्शन में होता, तो क्या सीधा माइनस कर देते, नहीं ना। तो हमें अब जरा देखना पड़ेगा ए और बी का डायरेक्शन कैसा कैसा है। तो पहला केस आते हैं एट टी इक्वल टू 0। अगर t इक्वल टू 0 देखो तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो माइनस कीजिए। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, दोनों 20 20 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। देखो दोनों साथ में चल रहा है जरूर है, पर एक दूसरे को देखेगा तो रुका हुआ पाएगा। ये कुछ इसी तरीके से है, जैसे मान लो एक रोड पर आप भी बाइक चला रहे हो, आपका दोस्त भी चला रहा है, पर दोनों सेम स्पीड से चलाओगे तो तुम अपने दोस्त से आराम से बात कर सकते, ऐसा नहीं लगेगा वो आगे चला गया वो पीछे चला गया। हम लोग करते भी है, साइकिल चलाते समय दो आदमी आराम से बात करते हुए जाते,
दोनों अगर सेम स्पीड से चलते हैं तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या रहता है, रुका हुआ रहते हैं। बातें समझ पा रहे हैं? इसी तरीके से ये दोनों ऐसा घूम रहा है साइकिल से, मान लो एक सर्कल में, पर दोनों सेम स्पीड से घूम रहा है, इसलिए एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जीरो। ओके, एट टी इक्वल टू जीरो पे तो ऐसा ही है। अब जरा आ जाइए, क्या यहां पे कुछ कहानी बदलेगा, चेक करते हैं। तो एट टी इक्वल टू पाई बाय 5 सेकेंड, अब सोचना यह है पाई बाय 5 सेकेंड पे ए कहां है, बी कहां है, ये जरा सोचना है, क्योंकि दोनों की स्पीड अलग अलग। देखो यहां पर तो सेम आया, पर ओमेगा दोनों का अलग अलग है। बातें समझ पा रहे हैं? आइए, तो टी इक्वल टू पाई बाय 5 सेकेंड पे ए कहां पे होगा, सोचो जरा, ए कहां पे होगा। नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो एंगल निकाल लीजिए, उसे समझ में आ जाएगा यहां से कितना एंगल पे होगा, ठीक है ना। आइए ए के लिए निकालते हैं, एंगल ऑफ ए, ठीक है। एंगल कैसे निकालोगे, ओमेगा टी से, तो ओमेगा है 10 और टी आप निकालना चाह रहे हैं 5 इंटू 2 यानी कि 2 पाई। क्या 2 पाई का मतलब समझते हैं? ये फिर से कहां आ गया, एक चक्कर कंप्लीट कर लिया, क्लियर है। तो दोबारा ए यहां आ चुका है, बी कहां आया है जरा चेक करो। बी का 5 है इंटू पाई बाय 5, देखो बी का एंगल है पाई, पाई एंगल का मतलब बी कहां पहुंचा है, यहां पे पहुंचा है भाई साहब, यहां पे, ठीक है ना। तो एट टी इक्वल टू पाई बाय 5 कहानी कुछ ऐसा होगा, देखो जगह नहीं है, मैं यहां पे छोटा सा बना रहा हूं, आप ध्यान समझिए। एट टी इक्वल टू पाई बाय 5 कहानी कुछ ऐसा है आपका, कहानी कुछ ऐसा है कि एक पार्टिकल तो यहां ऊपर जा रहा है और दूसरा पार्टिकल नीचे जा रहा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अब दोनों का वेलोसिटी क्या हो गया, अपोजिट हो गया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो एक को प्लस लोगे तो एक को क्या लेना पड़ेगा। चलिए अब निकालिए जरा, अब निकालिए जरा, चलिए कितना हो गया, 40 मीटर पर सेकेंड हो गया ना। आगे बढ़ते हैं। अब अपना साइकिल में देखोगे कुछ ऐसा ही होता है, दो व्हील होता है, एक आगे और एक पीछे। एक व्हील होता है ड्राइविंग व्हील जिसको आप पैडल मारते हो, और ये चेन या स्पॉकेट से ऐसा जुड़ा हुआ रहता है। बहुत जगह ये मैकेनिज्म काम करता है, आपको देखेंगे इंडस्ट्रीज वगैरह में भी, एक में मोटर लगा रहता है, बेल्ट या से या किसी चीज से इसको जोड़ा हुआ रहता है और ये इसको घुमाता है। तो हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक का एंगुलर स्पीड दिया है, दूसरे का पूछ रहा है, ठीक है। दोनों की रेडियस भी मालूम है, ये जो है ये 2 मीटर का है रेडियस, और इसकी रेडियस है मान लो 10 मीटर, ठीक है। अब बोल रहा है ये अगर 5 रेडियन पर सेकेंड से रोटेट कर रहा है तो बताइए ये कितनी स्पीड से रोटेट करेगा। चलो मान लो इसका नाम ए रख देते हैं, तो इसका नाम बी रख दीजिए। आइए ओके, आइए देखिए इस सभी के क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट होता है ये अच्छे से समझ जाइए। इस सभी टाइप के क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट होता है इसको एक बार अच्छे से समझ जाइए। देखिए बहुत ध्यान समझिए, बस एक पॉइंट समझना है, ठीक है। इस समय फ्रिक्शन अलाउ नहीं होता है। फ्रिक्शन अलाउ मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि ये घूमे और इसके ऊपर जो बेल्ट है या चेन है वो यहीं पे स्लिप कर जाए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये कंडीशन को जरा समझने की कोशिश कीजिए। जैसे
एक ये व्हील है, इसके ऊपर से एक बेल्ट गया हुआ है या एक चेन गया हुआ है। आप साइकिल का एग्जांपल लो, चेन गया हुआ है और ये चेन यहां पे है। अब मानो कभी ऐसा हो सकता है क्या, ये घूमे और चेन आगे नहीं बढ़े, है ना, यानी यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं होता है। फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन बोल सकते हो, स्लीपिंग नहीं होता है। फ्रिक्शन तो होगा ही, मतलब स्लीपिंग नहीं होता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसका मतलब ये है, बहुत ध्यान से समझ लेंगे, इसका मतलब ये है कि अगर यहां पे कोई पार्टिकल लो, यहां पे अगर एक पार्टिकल को हम लोग लेते हैं, मान लो ये एक पार्टिकल, अगर ये पार्टिकल 1 सेकेंड में 2 मीटर आगे गया है, तो यहां का भी कोई पार्टिकल 1 सेकेंड में 2 ही मीटर आगे जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये पूरा एक चेन से जुड़ा हुआ है ना। तो अगर यहां वाला चेन या बेल्ट का कोई पॉइंट 1 सेकेंड में 2 मीटर आगे गया, तो यहां वाला भी पॉइंट 2 मीटर आगे जाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि चेन लंबा होते चला जाएगा, इसकी लेंथ तो फिक्स रहेगा ना। क्या मेरी बात समझ पाए? हेलो, क्या मेरी बात समझ पाए? तो अगर सेम टाइम में सेम डिस्टेंस जा रहा है इस बेल्ट का हर एक पॉइंट, इसका मतलब क्या है कि हर एक पॉइंट का वेलोसिटी क्या है, सेम। डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है पर मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। समझ पा रहे हैं? तो हम ये बोल सकते हैं ना, वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल होगा वेलोसिटी ऑफ बी का। क्या मेरी बात समझ पाए? क्योंकि यहां की जो बेल्ट की वेलोसिटी होगा वही इस व्हील का वेलोसिटी होगा। अब दोनों का वेलोसिटी आराम से बता सकते हैं, मतलब पता है, एक का ओमेगा और आर पता है, तो इसका मिल गया, इसका आर पता है, ओमेगा मिल जाएगा। क्लियर है ना? चलिए जल्दी से करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करेंगे। कितना आ गया आंसर? हाँ, 1 रेडियन पर सेकेंड, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए मैं यहीं पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। देखिए एक रॉड है जो कि हिंज किया गया है। हिंज किया गया का मतलब ये हिंज है। हिंज का मतलब होता है कुछ ऐसा मैकेनिज्म है, ध्यान समझिए, ये कुछ ऐसा मैकेनिज्म है, ये आराम से ऐसा रोटेट कर सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसको बोलते हैं हिंज किया जाना या पाइवोट किया जाना। क्या मेरी बात समझ पाए? ये रॉड है, इसको ऐसा पाइवोट किया गया, मतलब ये रॉड पूरा का पूरा नीचे ऐसा घूम रहा है ना। तो जो घूम रहा है उसके एंगुलर स्पीड आपको दिया रहेगा, ठीक है। वो जो दिया हुआ है 10 रेडियन पर सेकेंड दिया गया है, 10 रेडियन पर सेकेंड। और आपसे इसका 2 पॉइंट, ठीक है, एक ये पॉइंट ए है और दूसरा लास्ट पॉइंट बी है, ठीक है। दोनों पॉइंट की वेलोसिटी पूछा है, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, यहां से यहां की डिस्टेंस 2 मीटर और यहां से यहां की डिस्टेंस आपको 4 मीटर दिया हुआ है। और फाइन, चलिए पहला एंगुलर स्पीड ऑफ ए, एंगुलर स्पीड ऑफ बी, लीनियर स्पीड ऑफ ए, लीनियर स्पीड ऑफ बी। ये सारे क्वेश्चन बस आपकी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने के लिए दिया जा रहा है। ये सारा क्वेश्चन सिर्फ आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने के लिए दिया जा रहा है। आइए करें इस सभी क्वेश्चन को। ओके, मुझे ये बताओ हर जगह की वेलोसिटी सेम होगा या अलग होगा? ओमेगा, ओमेगा। क्या ये बात सोच पा रहे हैं? सेम होगा या अलग होगा? नहीं सोच पा रहे हैं? ओमेगा सेम होगा। क्यों सेम होगा, जरा ध्यान समझिए। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, बुद्धिमान की तरह सोच रहे हैं। देखिए, ओके, देखो जरा, देखिए आप सोचो, कभी ये रॉड यहां से यहां घूम गया। मैं यहां पे डायग्राम आपको बना रहा हूं, अब बहुत ध्यान से समझेंगे। मान लो ये रॉड पहले यहां पे था,
यहाँ पे कुछ हिंज था, ये ऐसा घूमा और घूमकर ये रॉड यहां आ गया। अब आपका ना उसका दो पॉइंट है, मान लो ये एक पॉइंट है ए दिया हुआ और ये एक पॉइंट है बी। ये जब घूमकर यहां आ गया तो ये पॉइंट यहां आ गया और ये पॉइंट कहां आ गया, यहां आ गया। ये ए, ये है बी। तो मुझे बताओ ए कितना एंगल घूमा, ए कितना एंगल घूमा, 90 डिग्री। ए कितना घूमा, बी कितना घूमा, 90। और जब ये ए बी यहां था और यहां था, दोनों एक ही साथ आया तो होगा। तो सेम टाइम में सेम एंगल घुमा है, सेम टाइम में सेम एंगल घुमा है, तो ओमेगा भी क्या होगा, सेम। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? सिर्फ ए और बी ही नहीं, इसमें से कोई भी पॉइंट पूछता, पूरे रॉड में कोई भी पॉइंट पूछता, क्या हर एक पॉइंट का ओमेगा सेम होता? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो कोई भी रिजिड पार्टिकल हो उसका एक ही ओमेगा होगा हर पॉइंट का, क्योंकि ओमेगा होता है एंगल के हिसाब से, कितना एंगल कितने टाइम में घूम रहा है। जब पूरा रिजिड बॉडी है तो एक साथ एंगल कवर करेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये जो एंगल घूमेगा, मानो ये यहां से 90 डिग्री घुमा, तो उस समय इसका हर एक पॉइंट 90 डिग्री घूम गया। क्लियर है? तो दोनों का आंसर तो सेम ही हो जाएगा। जो पूरे रॉड का है 10, तो इसका भी आंसर 10, इसका भी आंसर 10। क्या भी सेम होगा क्या? सोचो, क्या भी सेम होगा? आंसर नहीं, क्योंकि भी होता है आर ओमेगा, और या इसका आर कम है, इसका आर ज्यादा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? दूसरी बात देखो, अगर आर से नहीं सोचना है, दूसरे तरीके से सोचो, बहुत ध्यान समझो। ए लीनियर यानी एक्चुअल डिस्टेंस कितना मूव किया है, इतना डिस्टेंस, यही डिस्टेंस है ना, ए मूव किया है। और बी कितना मूव किया है, इतना डिस्टेंस। बताओ दोनों डिस्टेंस सेम है या अलग है? दोनों डिस्टेंस सेम या अलग? ज्यादा कौन है, बी का डिस्टेंस। पर टाइम तो सेम ही लिया है ना, जैसे बी यहां पहुंचा ए भी पहुंच चुका था। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो बी ज्यादा डिस्टेंस सेम टाइम में ट्रेवल करता है, यानी बी का स्पीड क्या है, बी का स्पीड क्या है, ज्यादा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये देखो ना, ज्यादा बड़ा लेंथ कवर करेगा, ये बी जो अपना सर्कल पूरा करेगा, ये तो इतना बड़ा सर्कल पूरा करेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जबकि ए अपना इतना छोटा सा सर्कल पूरा करेगा। तो बी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसीलिए उसकी स्पीड भी ज्यादा होगा। क्योंकि टाइम तो दोनों सेम ही रहेगा, क्योंकि रॉड का दो पॉइंट अलग तो हो नहीं सकता, वो तो साथ में ही जाएगा। यानी बी का स्पीड ज्यादा होगा। इसी को हम लोग दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि बी का आर ज्यादा है, इसीलिए उसका वेलोसिटी ज्यादा है। तो सबको आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना मिल जाएगा। देख लीजिए, क्या आपको समझ में आया? तो आंसर बोल दीजिए। आ गया ना आंसर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। एक हो जाएगा 20 और एक हो जाएगा 40। आ जाइए, 20 और 40 के बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, आइए तो हेडिंग बनाइए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या हेडिंग बनाएंगे? अब बातें करोगे तो मैं यहां माइक लगा के चिल्लाना चालू कर दूंगा, अजीब अजीब नॉइस निकालूंगा, आप पागल जैसा फील करोगे। तो प्लीज आप भी आराम से शांत बैठे, तो मैं भी उतनी बात बोलूंगा जो आपके काम की है। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग क्या बनाए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दोनों मोशन आज हम लोग देखेंगे, बहुत शांति से समझिए यूसीएम और नॉन यूसीएम में क्या अंतर है। आ जाइए, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो सर्कुलर मोशन ही, ठीक। तो इसमें यूनिफॉर्म जैसा क्या है ये समझना है। इसमें यूनिफॉर्म जैसा क्या है, ठीक है। देखिए, मान लो एक पार्टिकल है, शॉर्ट में कल ही बोले थे इसको यूसीएम बोला करेंगे। ये यहां गया, जहां पे भी घूम रहा है, ठीक है। ऐसा मान लो घूम रहा है, ऐसा मान लीजिए घूम रहा है, ठीक है।
मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, जो भी है। तो यूसीएम में जो है यूनिफॉर्म किसके लिए है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। तो क्या इसमें यूनिफॉर्म रहेगा? पहले वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालो, देखो जरा। यहां वेलोसिटी कैसा होगा? ऊपर की तरफ। यहां वेलोसिटी कैसा होगा? यहां मान लो ये v1 है, ये v2 है, ये मान लीजिए v3 है, ये मान लीजिए v4 है। तो v1, v2, v3, v4 ये चार वेलोसिटी। क्या ये चारों वेलोसिटी सेम है या अलग है? सोचो। तो वेलोसिटी तो अलग है क्योंकि डायरेक्शन साफ साफ अलग दिख रहा है, पर यूसीएम में क्या होगा? सबकी क्या सेम रहेगा? वैल्यू, यानी कि मैग्नीट्यूड। मान लो इस v1 की वैल्यू अगर 10 मीटर पर सेकेंड है, तो इसकी भी वैल्यू 10 मीटर ही रहेगा, इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड रहेगा, ये भी 10 मीटर पर सेकेंड है। यानी यूसीएम में वेलोसिटी सेम नहीं होता है, स्पीड सेम होता है, या हम बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम होता है। तो पहली बात इसमें याद रखेंगे, स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन सेम। स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन सेम। क्या ये बातें समझ पाए? ओके। अब बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो, वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके पास दो चीजें होती है, क्या क्या? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मुझे यह समझ में आ गया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो हमेशा सेम रहेगा। स्पीड सेम रहेगा यानी उसकी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो मैग्नीट्यूड तो नॉट चेंजिंग। पर किसी भी सर्कुलर मोशन के लिए, चाहे यूसीएम हो या नहीं हो, वेलोसिटी तो बार बार बदलना ही पड़ेगा ना। वेलोसिटी की डायरेक्शन तो बार बार क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब वेलोसिटी को बदलने वाला फिजिक्स में कौन होता है? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी को बदलने वाला फिजिक्स में कौन होता है? एक्सेलरेशन। तो यहां पर एक एक्सेलरेशन आएगा। अच्छा, मैं v की बात कर रहा हूं, ओमेगा की बात नहीं कर रहा हूं, ओमेगा पे मत आओ, अभी सिर्फ v पे आओ। इस वेलोसिटी को बदलने वाला, v को बदलने वाला कौन है जी? a। v को बदलने वाला कौन है? a। यही a उसकी मैग्नीट्यूड भी बदल सकता है, उसकी मैग्नीट्यूड भी बदल सकता है, डायरेक्शन भी बदल सकता है। तो यहां पर चूंकि उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, इसीलिए यहां पर कोई ना कोई एक्सेलरेशन जरूर आएगा, चेंजिंग कंटिन्यूअसली। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अब यहां पर एक एक्सेलरेशन आएगा, लीनियर एक्सेलरेशन आएगा, क्योंकि मैं लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, जो क्या करेगा? वेलोसिटी की क्या चेंज करेगा? ओनली डायरेक्शन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ओनली डायरेक्शन। अब देखो कैसे आएगा वो। ये वेलोसिटी ऐसा जा रहा था, ये वेलोसिटी ऐसा जा रहा था, तुमने इसको ऐसा मोड़ दिया। एक्सेलरेशन देता कौन है? फोर्स। सोचो फोर्स कैसा लगा होगा? ऐसा, ये ऐसा लगा, इसको ऐसा मोड़ दिया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहां पर कैसा लगा? ऐसा फोर्स लगा। समझ पा रहे हैं? आपको ऐसा फोर्स लगा होगा इस डायरेक्शन में। ये देखो बेचारा ऐसा जा रहा था, ऐसा जा रहा था, ये ऊपर से ऐसा फोर्स लगा होगा, इसीलिए ये ऐसा हो गया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहां पर देखेंगे तो नीचे की तरफ लगा होगा एक एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये बेचारा नीचे जा रहा था, कोई एक्सेलरेशन एकदम ऐसा लगा होगा सेंटर की तरफ और इसको ऐसा मोड़ दिया होगा, यानी यहां पर इस डायरेक्शन में लग रहा था एक्सेलरेशन। क्लियर है ना? कोई ऐसा जा रहा था ये वेलोसिटी, कोई ऐसा नीचे से लगा होगा, तभी तो ये ऐसा हो गया। ये ऐसा था ना, अगली बार ऐसा दिख रहा है, यानी ये नीचे से ऊपर की तरफ लगा होगा। तो मुझे ये समझ में आ गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का स्पीड या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होता है।
चेंज नहीं होता, यानी यहां पे जो भी एक्सेलेरेशन है वो मैग्नीट्यूड को नहीं बदलता है, पर उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअस बदलता है। तो डायरेक्शन बदलने के लिए भी तो एक्सेलेरेशन चाहिए, और वो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन हमेशा किधर है? सेंटर की तरफ। हमेशा किधर है? सेंटर की तरफ। इसीलिए उसका नाम रख दिए, क्या नाम रख दिए? सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। शॉर्ट में एसी बोल दिया करेंगे, शॉर्ट में एसी बोल दिया करेंगे। क्या मेरी बात समझ पाए? तो इसके लिए एक एक्सेलेरेशन आया जो कि सिर्फ उसकी डायरेक्शन बदलेगा, उसका नाम होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। ओके, देखो ये वेलोसिटी पे हमेशा कैसा होगा जी? परपेंडिकुलर। बात समझ पा रहे हैं? तो कई बुद्धिजीवी इनको नॉर्मल एक्सेलेरेशन भी बोलते हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये रेडियस पे लग रहा है, रेडियस की तरीके से लग रहा है। बात समझ पा रहे हैं? तो कई लोग इसको और क्या नाम दे सकते हैं? रेडियल एक्सेलेरेशन। सब चीजें एक ही है, सब है एक ही, बस नाम बदल गया। तो जो आपको दिमाग में बैठाना है, सेंट्रीपिटल हो, रेडियल हो, नॉर्मल हो, ये सारा एक्सेलेरेशन करता क्या है? वेलोसिटी को बदलता है। एक्सेलेरेशन करता क्या है? वेलोसिटी को बदलता है। पर वेलोसिटी में क्या बदलता है? उसकी वैल्यू? आंसर नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन। ये बातें आपको दिमाग में बैठाना है, सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का काम सिर्फ उसकी डायरेक्शन बदलना है। अच्छा, इसका अपना फॉर्मूला, डेरिवेशन हमें क्या लेना, हमें तो चीजें समझना है। इसकी फॉर्मूला याद रखेंगे, एसी होगा वी स्क्वायर बाय आर, या इसी को लिख सकते हैं आर ओमेगा स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? देखो वी बाय आर, सॉरी वी को आप लिख सकते हो आर ओमेगा, तो इसको आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एक आर कैंसिल हो जाएगा। और इसको ऐसा भी बोल सकते हैं वी इंटू ओमेगा। तीनों फॉर्मूला है, देखो वी बाय आर ओमेगा हो जाएगा ना। आप उसको लिखो, फिर मैं इसके आगे फॉर्मूला आपको याद करा देता हूं। ओके, ये लिख लिए ना। अब हम लोग इसका फॉर्मूला एक बार याद कर लेंगे सेंट्रीपिटल का, है ना। तो देखिए सेंट्रीपिटल का जो है एसी, इसका फॉर्मूला क्या है? वी स्क्वायर बाय आर। एक ही फॉर्मूला है, जैसे भी याद रखना चाहे। अब इसी से हम लोग अलग अलग फॉर्मेट बनाते हैं। अलग अलग फॉर्मेट का मतलब क्या है? हम लोग जानते हैं वी को आर ओमेगा लिख सकते हैं। तो अगर इसी से हम लोग बनाए, वी को अगर आर ओमेगा लिखोगे तो वी स्क्वायर को क्या लिखोगे? आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अगर आप सिर्फ यही भी याद रखते हैं तो काम चलेगा, आपको एक बार खुद से अलग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो एसी की जगह आप क्या लिख देंगे? आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय आर, तो आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो एक ये फॉर्मूला हो गया। एक और इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे देखिए इसको v इंटू वी बाय आर, इसको वी स्क्वायर कैसा लिख सकते हैं? और देखिए v बाय आर क्या हो जाएगा? ओमेगा हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो AC इक्वल टू वी ओमेगा, है ना। तो यही मैंने वहां पर तीन फॉर्मूला लिखाया था, तीनों फॉर्मेट में याद रखिए। मान लो कभी रेडियस नहीं पता है आपको, और दोनों टाइप का वेलोसिटी पता है आपको, एंगुलर भी पता है और लीनियर भी पता है, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए वेलोसिटी और रेडियस पता है, एंगुलर नहीं पता, तो यहां से निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए सिर्फ लीनियर नहीं पता, एंगुलर पता है, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। या दोनों में से कोई याद रखो, एक ही से तो सब आया है ना। ओके, ये बातें हो गई। आइए अब ना 4 स्टेटमेंट मैं लिखा रहा हूं आपको, ट्रू फॉल्स में आपको आंसर देना है, लिखना भी नोटबुक में, जिससे क्या होगा, थ्योरेटिकल जो आपका कंसेप्ट है यूसीएम का वो क्लियर रहेगा। ठीक है, लिखिए जरा ट्रू फॉल्स में। पहला लिखिए, इन यूसीएम
एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है। बताओ ट्रू फॉल्स। यूसीएम में एक्सेलेरेशन कांस्टेंट रहता है, ट्रू या फॉल्स, सोचो। हेलो, एक्सेलेरेशन होता है या नहीं होता यूसीएम, पहले ये बताओ। होता है। कौन सा एक्सेलेरेशन होता है? सेंट्रीपिटल। सिर्फ यही होगा, सिर्फ एक यही होगा। अब ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है, जरा देखो। अगर पार्टिकल यहां है, बताओ एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन सेंटर की तरफ। अब अगर पार्टिकल यहां आ गया तो एक्सेलेरेशन, ये दोनों वेक्टर सेम है या अलग है? अलग है। बात समझ पा रहे हैं? डायरेक्शन तो बदल रहा है, यही बातें तो वेलोसिटी में सिखाया था। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट लिखिए, इन यूसीएम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट। इन यूसीएम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। बताइए ट्रू या फॉल्स। अब ट्रू हुआ, उसकी मैग्नीट्यूड हमेशा v स्क्वायर आर ही होगा, क्योंकि v का भी वैल्यू नहीं बदल रहा है, r का भी वैल्यू नहीं बदल रहा है, पर डायरेक्शन तो बदल रहा है, तो ओनली मैग्नीट्यूड बदल रहा है। बातें समझ पा रहे हैं? तीसरा लिखिए, इन यूसीएम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट। इन यूसीएम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट। बताइए ट्रू या फॉल्स। फॉल्स। अब समझ में आ गया ना क्यों फॉल्स हुआ? क्योंकि उसकी क्या बदल रही है? डायरेक्शन। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, इन यूसीएम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ट्रू या फॉल्स? ट्रू। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट लिखिए, इन यूसीएम एंगुलर वेलोसिटी, इन यूसीएम एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ट्रू या फॉल्स? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये चेंज होगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। समझ पा रहे हैं? ओमेगा की वैल्यू क्या होगा? आर ओमेगा, सॉरी भी आर ओमेगा, ओमेगा हो जाएगा भी बाय आर। ना भी बदलेगा ना आर बदलेगा, वैल्यू तो सेम रहेगा। पर अभी मैग्नीट्यूड नहीं पूछा है, पूरा पूछा ओमेगा। क्या इसकी डायरेक्शन भी सेम रहेगा? क्यों नहीं सेम रहेगा? इसकी डायरेक्शन कैसे निकलता है? याद करो, राइट हैंड कर्ल रूल से। तो पार्टिकल ऐसा घूम रहा है तो हमेशा डायरेक्शन किधर है? बाहर की तरफ। बात समझ पा रहे हैं? चलते चलते जब तक अपना सेंस नहीं बदले, मतलब क्लॉकवाइज चलते चलते एंटी क्लॉकवाइज नहीं हो जाए, तब तक तो ओमेगा की डायरेक्शन नहीं बदलेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ओमेगा की वैल्यू भी कांस्टेंट रहा और उसकी डायरेक्शन भी क्या रहा? कांस्टेंट रहा। क्लियर है ना? तो क्या हो जाएगा? ट्रू। चलिए क्या हो गया? ट्रू हो गया। ओके नेक्स्ट, एक लास्ट स्टेटमेंट, एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा के बारे में जरा बताओ, वो कैसा क्या रहेगा? एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा कैसा रहेगा? सोचो। अल्फा का काम क्या है जी? क्या बदलना? ओमेगा। अल्फा क्या बदलता है? और अभी क्या लिखे? ओमेगा क्या है? कांस्टेंट। तो अल्फा क्या होगा? जीरो। कल भी तो बात किए थे, जब अल्फा जीरो तब यूसीएम। तो नेक्स्ट लिख लीजिए, एंगुलर इन यूसीएम एंगुलर एक्सेलेरेशन इज जीरो, और हो जाएगा ट्रू, इज जीरो, और ये हो जाएगा ट्रू, है ना? अल्फा का वैल्यू क्या रहेगा? जीरो रहेगा। क्लियर है ना? चलिए, तो बस इतना ही यूसीएम के बारे में आपको सीखना था, इतना यूसीएम के बारे में आपको सीखना था। आइए एक क्वेश्चन करते हैं।
आइए एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आर हो गया 2 मीटर, पहला ओमेगा, दूसरा भी, तीसरा एक्सेलेरेशन आपको फाइंड करना है, और आपको दिया हुआ है 10 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है इन 5 सेकेंड। ये आपका क्वेश्चन है। कोई एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन में चल रहा है, रेडियस 2 मीटर, 10 रिवॉल्यूशन 5 सेकेंड में कंप्लीट करता है। आपको इसकी ओमेगा, भी और ए बताना है। मान लो अगर अल्फा भी पूछ देता, अल्फा भी लिख लो। चलिए जल्दी जल्दी आंसर देते जाइए। कई क्वेश्चन इस टाइप का किए हम लोग ना, आ गया ना। चलिए ओमेगा कैसे निकाले, ओमेगा थीटा बाई टी समझ पा रहे हैं। 10 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल घूमा, तो 10 इंटू 2 पाई, यही होगा ना। और टाइम कितना लिया, 5 सेकेंड। आंसर क्या हो गया, 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। बी इक्वल टू समझ गए आर ओमेगा, तो ये 4 है और आर 2 है, यानी 8 पाई मीटर पर सेकेंड। एक्सेलेरेशन क्या होगा आपको पता है, एक ही एक्सेलेरेशन होगा, सेंट्रीपिटल। वी स्क्वायर बाय आर इसका फॉर्मूला बनेगा, यानी 8 पाई इंटू 8 पाई, और आर है 2, ये कैंसिल हो गया 4 से, यानी 32 पाई स्क्वायर, 32 पाई स्क्वायर रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 1 मिनट का क्वेश्चन था। अल्फा क्या होगा जी, जल्दी बोलो। अल्फा क्या, अल्फा 0 नहीं होगा, यूसीएम है ना, अल्फा क्या हो जाएगा 0, अल्फा क्या हो जाएगा 0। चलिए, तो अब आपको सेंटीपिटल वगैरह कुछ भी जरूरत पड़े तो दिक्कत नहीं है। आइए एक क्वेश्चन लिखिए। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ change in velocity, find magnitude of change in velocity in UCM, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी जो चेंज होता है, वेलोसिटी चेंज होता है या नहीं होता, पहले ये बता। होता है, तो कितना होता है उसकी मैग्नीट्यूड बताना है। आइए, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जब डिराइव हो जाए तो आप उसको याद भी रख सकते हैं, तरीका तो आप समझ ही जाइए। आइए देखो, मान लो ये यूसीएम मोशन हो रहा है, एक्चुअल में ना यही डेरिवेशन से सेंटीपिटल का फॉर्मूला निकाला जाता है, बी स्क्वायर बाय आर, पर हमें वहां पे जाना नहीं है, मुझे सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी आपको समझाना है। तो ध्यान देखिए, मान लो शुरू में पार्टिकल यहां था, अगर पार्टिकल यहां था, ठीक है, तो यहां था तो वेलोसिटी इधर था v1, जिसकी मैग्नीट्यूड कुछ मान लो v है। अब मान लो अगर पार्टिकल उसके बाद यहां कहीं आ गया, मान लो यहां कहीं आ गया,
ठीक है, तो यहां पे अच्छा मैं मान रहा हूं ऐसा चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज जैसा भी मानना है। यहां पर वेलोसिटी का ये डायरेक्शन हो गया, ये भी v ही रहेगा, यूसीएम है तो मैग्नीट्यूड तो हर जगह सेम रहेगा, सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रहा है। ओके, अब ना मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या मैग्नीट्यूड निकालना है? मुझे निकालना है v2 माइनस v1 का मैग्नीट्यूड। फिर समझिए मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है v2 वेक्टर, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। क्लियर है? तो दो वेक्टर मानो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, अगर इसका मैग्नीट्यूड कोई बोले निकालने, क्या निकाल सकते हैं आप लोग? क्या हो जाएगा फॉर्मूला बोलो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस उसके बाद माइनस 2ab कॉस थीटा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यहां पे भी कुछ ऐसा ही होगा, अंडर रूट b2 स्क्वायर ए स्क्वायर b1 स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। क्या मेरी बात समझ पाए? ओके, आ जाइए। अब देखो v2 हो या v1 हो, यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं ना, तो उसकी सिर्फ वैल्यू रखोगे, ये हो जाएगा अंडर रूट v स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2v कॉस थीटा, यानी अंडर रूट 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा। तो देखो अंडर रूट 2v स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना? ओके, 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ऐसा लिख सकते हैं ना? तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2 to 4, तो अंडर रूट 4v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो आप जरा ध्यान से देखिए, ये आपका क्या निकल कर आ गया, 4 निकल कर आएगा 2 बन जाएगा, v स्क्वायर निकल कर आएगा v बनेगा, और साइन स्क्वायर निकल कर आएगा तो साइन बनेगा। क्या मेरी बात समझ पाए? अब एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है, बहुत ध्यान समझिए, यहां एंगल निकालना थोड़ा दिक्कत है। अब पहले इतनी बातें नोट कीजिए, फिर मैं आपको ज्योमेट्री से एंगल समझाता हूं। पहले आप इतनी बातें नोट करें, इसी को ना टाइम से जब डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और जो सेंटीपिटल होता है ना, इंस्टेंटेनियस टाइम होता है, इंस्टेंटेनियस टाइम होता है, तो थीटा की वैल्यू 0 जब डालते हैं तो यही बन जाता है बी स्क्वायर बाय आर। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप याद भी रखें तो अच्छी बात है। लिख लेना, जहां पे थीटा है v1 v2 के बीच एंगल, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन v1 एंड v2। ठीक है ना? आइए जरा एंगल को समझिए, एंगल कैसे निकालते हैं, ये एंगल कैसे निकालते हैं, इस ध्यान को समझिए। देखो मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूं, बस उस एंगल को आपको समझाने के लिए, बहुत ध्यान से देखो। मान लो ये यूसीएम हो रहा है, ठीक है, कहीं पे भी पार्टिकल हो कोई मतलब नहीं, स्टार्टिंग कहीं पे लो, मान लो ये स्टार्टिंग है, और ये आपका, या कहीं पे भी ले लो, मान लो ये आपका फाइनल है। बहुत ध्यान समझिए, ये है एट t इक्वल टू 0 और ये है एट t इक्वल टू कुछ t, मतलब ये फाइनल, ये इनिशियल।
तो यहां का जब वेक्टर निकालोगे तो v1 वेक्टर ये है और v2 वेक्टर मान लो ये है, यानी हम मान रहे हैं कि पार्टिकल ऐसा क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला लगाने के लिए v1 v2 का वैल्यू तो पता रहेगा, वो रखेंगे, पर आपको ये एंगल चाहिए ना, और वो एंगल किसके किसके बीच चाहिए, v1 और v2 के बीच। तो बहुत ध्यान समझिए, ये जो दोनों का रेडियस वेक्टर होगा, यानी दोनों का जो रेडियस होगा, इसके बीच जो एंगल होगा, मेरी बात समझ पा रहे हैं, दो रेडियस के बीच का जो एंगल होता है वही उसके टेंजेंट के बीच का भी एंगल होता है, ये याद रखना है। तो ये अगर थीटा है तो मानो v1 वेक्टर को कहीं से कहीं ले जा सकते हैं। इस v1 को अगर मैं वहां से उठाकर, अगर इसमें v1 को वहां से उठाकर यहां पर लेकर आऊं, तो देखो ये ऐसा लेकर आया, तो ये कुछ ये है v1, तो अभी इस दोनों के बीच भी एंगल थीटा ही होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? दो रेडियस के बीच का जो एंगल होगा वही एंगल उस दोनों रेडियस के टेंजेंट का भी होगा। क्या मेरी बात समझ पाए? जैसे इसको और समझते हैं, इधर हुआ ना, हो गया ना? ठीक है, देखिए बहुत ध्यान समझिए। अगर मान लीजिए ये एक सर्कल है, मैं आपको बोलूं कि इस दोनों के बीच 30 डिग्री एंगल है, सपोज पार्टिकल ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, अब ए से बी मूव किया है और आपसे क्वेश्चन पूछ दे मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ऐसा कुछ बताओ, तो आपको पता है यहां पे जब स्टार्टिंग में था तो v1 ये था और यहां पे था तो v2 ये था। क्लियर है? तो मुझे फॉर्मूला लगाने के लिए v1 v2 के बीच का एंगल चाहिए। तो देखो ये रेडियस पे ये टेंजेंट है और इस रेडियस पे ये टेंजेंट है। क्या बात समझ पा रहे हैं? या नॉर्मल है? तो दोनों पे नॉर्मल है, यानी कि ये जितना एंगल होगा ना उतना इस दोनों के बीच एंगल होगा। अब चाहो इसको वहां ले जाओ, उसको यहां ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जैसे v1 को मैं यहां ले जा रहा हूं, मान लो ये हो गया v1, तो ये एंगल भी 30 डिग्री ही रहेगा। क्लियर है ना मेरी बातें? तो दो रेडियस के बीच जो एंगल होगा वही दोनों के वेलोसिटी के बीच का भी एंगल होगा। चलिए इतनी बातें आप समझ गए, इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। आइए देखिए, एक पार्टिकल है सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ए से बी घूम रहा है, यहां पे इसकी कुछ वेलोसिटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके, और इसकी अपनी कुछ रेडियस भी दिया हुआ है, 10 मीटर का रेडियस दिया हुआ है। बोला है फाइंड पहला इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, दूसरा एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन ए टू बी, ए से बी के बीच एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। तीसरा पूछ रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, आइए क्वेश्चन में अच्छे से फिर समझा दे रहा हूं। कोई पार्टिकल है, यूसीएम कर रहा है 10 मीटर रेडियस में, वो बोला पार्टिकल जब ए पे था ऐसा घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसकी लीनियर वेलोसिटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, तो बोला ए से बी गया है वो, तो ए से बी जाने में उसका एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा और इंस्टेंटेनियस यानी हर इंस्टेंट पे कितना एक्सेलरेशन होगा ये भी बताना है, और साथ में एंगुलर वेलोसिटी एक्सेलरेशन भी बताना है अल्फा। पहले आपको समझना यह है कि यहां पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का क्या मतलब है। ऐसी एक्सेलरेशन जो हर इंस्टेंट पे हो,
सर्कुलर मोशन में हर इंस्टेंट पे कौन सा एक्सेलरेशन होता है? सेंट्रीपिटल। समझ पा रहे हैं? तो देखो सेंट्रीपिटल नहीं पूछकर उसी का नाम बदल दिया यहां पे। क्या आप समझ पाए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कौन सा होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। क्लियर है ना? वो कैसे निकालेंगे? वी स्क्वायर बाय आर। वी दिया आर दिया, ये तो मजाक है। बातें समझ पा रहे हैं? जल्दी से मजाक कीजिए, आप आंसर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 10 है ना? तो आंसर हो गया 10। दूसरा देखो, दूसरा जो पार्ट बी करेंगे, पहला का तो 10 आ गया आंसर, आप समझ गए। पार्ट बी ध्यान समझिए। पार्ट बी में एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? एवरेज एक्सेलरेशन होगा टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ए से बी का पूछा है तो ए से बी का निकालेंगे, यानी ए से बी का वेलोसिटी आप निकालना पड़ेगा, कितना चेंज इन वेलोसिटी, उसकी मैग्नीट्यूड निकाल लो, और टाइम निकालिए, टाइम भी नहीं दिया है, फिर इसमें वैल्यू रख देंगे। ठीक है? तो देखो वी बी माइनस वी ए और इसका मैग्नीट्यूड, यही तो है टोटल चेंज। यहां से यहां तक टोटल चेंज यही है ना? तो टोटल चेंज का भी अभी फॉर्मूला सीखे। क्या सीखे? 2v साइन थीटा बाय 2, यही था ना? ये हो जाएगा 2v साइन थीटा बाय 2, यानी कि 2v का वैल्यू 10 इंटू साइन 120 एंगल है। अभी समझे थे, दोनों रेडियस के बीच जो एंगल होगा वही दोनों के वेलोसिटी के बीच का भी रेडियस होगा, एंगल होगा। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलिए यहां से भी मिल गया आपको, कैलकुलेट कर लेंगे। अब टाइम कैसे निकाले भाई? ये बहुत दिक्कत है। देखो टाइम कैसे निकालेंगे? दो तरीका है आपको, या तो पहले ओमेगा निकाल लो, फिर ओमेगा मालूम है, थीटा मालूम है, समझ पा रहे हैं? तो वहां से टाइम निकल जाएगा। या लीनियर में काम करना चाहते हो तो लीनियर वेलोसिटी मालूम है। अब ये डिस्टेंस किसी तरीके से निकाल लो। ये डिस्टेंस लीनियर के साथ करोगे तो लीनियर डिस्टेंस, और एंगुलर में करते तो एंगुलर डिस्टेंस तो पता ही हो, थीटा। क्या ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं? आर्क का लेंथ क्या हो जाएगा? आर थीटा, यही ना होगा जी? ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, ये क्या हो जाएगा? आर थीटा, यानी कि 10 इंटू थीटा का वैल्यू क्या 120 लिख दे? 120 किसमें लिखना पड़ेगा? रेडियन में। थीटा का ओरिजिनल यूनिट क्या है? रेडियन। तो कैलकुलेशन तो रेडियन लेके करोगे ना? तो 120, और रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं जी? रेडियन, यानी ऊपर क्या रहेगा? पाई। ऊपर क्या रहेगा? पाई। तो पाई बाय 180। अब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, जो भी हो जाए। ये मिल जाएगा आपका डिस्टेंस। तो टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम निकालेंगे डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। ये वैल्यू मिल जाएगा डिस्टेंस वहां से, और वेलोसिटी 10 मालूम है। देखो यहां 10 दिया तो हर जगह 10 ही रहा होगा, यहां पर का भी वेलोसिटी तो 10 ही रहा होगा, ये तो आपको समझ में आता ही है। चलिए फिर टाइम और डिस्टेंस, यहां से टाइम मिल जाएगा, या चेंज इन वेलोसिटी, दोनों का वैल्यू रखोगे। चलिए कीजिए जरा। मैं फाइनल आंसर लिख दे रहा हूं, आप जरा कैलकुलेशन करने के बाद इसका जो आंसर होगा, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इसका जो आंसर होगा वो होगा 15√3 बाय पाई। और भी सॉल्व कर सकते हैं, और मेरे पास इतना सॉल्व किया हुआ है, 15√3 बाय पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, आया ना? आंसर आया? क्या आप सभी का ये आंसर आया? चलिए ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। कल हम लोग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन
स्टार्ट कर लेंगे।